हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कराऊंगा यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक मानी जाती है आरबीआई। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारी कंट्री में एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, मतलब आप लोग को पता होगा सीबीआई जिसको हम लोग कहते हैं। तो भाई वो जो बैंक है ना, वो कमर्शियल बैंक है, ठीक है। और हमारी कंट्री में बेसिकली दो ही तरह की बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है और दूसरी हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक। तो हमारी कंट्री की जो एक्चुअली में सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आरबीआई, यानी कि एक है आरबीआई और बाकी की जितनी भी बची वो सारी कमर्शियल बैंक्स है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आप अपने दोस्त को जाके सिखा दोगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। पता है आपको, जो आरबीआई होती है उसका मेन फंक्शन होता है कि कंट्री में स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ लाना। यानी जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, वैसे हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो क्या चाहता है कि कंट्री में स्टेबिलिटी के साथ क्या हो, ग्रोथ हो। एक और चीज बता दूं, आपको पता है आरबीआई जो है ना, वो हमारी कंट्री में कांस्टेंट एफर्ट्स डालती है कि सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी क्या रहे, स्टेबल रहे। यानी कि कंट्री में जो डिमांड है पैसों की और जो पैसों का सप्लाई है उसको संभालने का काम आरबीआई के पास होता है। अगर दोनों में से कोई ऊपर नीचे हो गया ना तो कंट्री में दिक्कत हो सकती है। तो यहां पे मैंने बताया कि अगर मान लो सप्लाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और सामने जो है उसकी डिमांड कम है, मतलब कि मार्केट में बहुत पैसा आ गया, लोगों को चाहिए नहीं था, हर एक इंसान के पास पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा आ गया मार्केट में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई बढ़ती है जब सभी के पास पैसा आ जाता है। इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? जैसे मान लो कि मैं दुकानदार हूं और मेरे को पता है कि कंट्री में जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग मेरी दुकान पे आ रहे हैं सबके पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी दुकान में जितनी भी चीजें उन सबका दाम बढ़ा दूंगा, प्राइस बढ़ा दूंगा। तो अल्टीमेटली मैं एक दुकानदार हूं, वैसे मान लो कंट्री में जितने भी दुकानदार है सबको लगे कि सबके पास पैसा है तो वो लोग अपने दाम बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कंट्री में पैसों का सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम है तो सामने इन्फ्लेशन होता है। इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। अगर मान लो कंट्री में पैसों का सप्लाई कम है, यानी मार्केट में पैसों की डिमांड है और सामने सप्लाई है नहीं, तो वैसी सिचुएशन को रिसेशन भी कहेंगे, डिप्रेशन भी कहेंगे, जिसको पता है अपने हिंदी में बोलते हैं मंदी होना, कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में बहुत मंदी है। कब होता है? जब मार्केट में लोगों को पैसों की चाहिए, पैसा चाहिए, डिमांड है, बट मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में पैसे का फ्लो ही नहीं है। तो इन दोनों पे कंट्रोल रखने का काम किसका है? आरबीआई का है। आपको यह भी बात बता दे कि आरबीआई की ये ड्यूटी है कि वो बैलेंस करे डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को। एक और बात आपको पता है, आरबीआई जो है वो मतलब कि कंट्री के अंदर पैसों का सप्लाई दो तरीके से होता है, यानी दो नाम है, एक हो गया लीगल मनी और एक हो गया बैंकिंग मनी। अच्छा, लीगल मनी क्या होता है? तो आरबीआई हमारे पास जो भी नोट्स और करेंसीज है वो लीगल मनी में आता है, जबकि बैंकिंग मनी में क्या आता है? तो जो भी बैंक लोन देती है वो सारी चीजें किस में आते हैं? बैंकिंग में आते हैं। एज वेल एज हम लोग ये कहेंगे ऑनलाइन मनी हो गया, लोन हो गया, वो सारा किस में कंसिडर किया जाता है? बैंकिंग मनी में कंसिडर किया जाता है। बोलो, इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है आरबीआई के? तो टोटल 8 फंक्शन में आज के वीडियो में करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहला है टू इशू लीगल मनी, फिर है फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, फिर है बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फिर है एडवांसेस टू एग्रीकल्चर, एडवांसेस टू इंडस्ट्री और क्रेडिट कंट्रोल। और आप लोग भी ना एग्जाम में यही 8 पॉइंट लिख के आना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टू इशू लीगल मनी। आपको पता है आरबीआई का मेन फंक्शन है लीगल मनी को इशू करना इंडिया के अंदर। और लीगल मनी को इशू करके वो क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, एंड टू एक्सरसाइज द टोटल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और आरबीआई के थ्रू पूरा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के पास। और आरबीआई पता है एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी डेवलप करता है लोगों के बीच में, यानी कि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्टअप होना चाहिए, और वो कौन करता है? आरबीआई करता है। एक और बात, आरबीआई ना करेंसी को इश्यू करता है, बट उसके कुछ प्रिंसिपल है। मतलब ऐसा नहीं कि जब मन चाहा छाप दिया पैसा, जब मन चाहा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके कुछ रूल्स है और हर कंट्री अलग अलग तरह के रूल्स एक्सेप्ट करती है, उसके प्रिंसिपल्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? 100% रिजर्व सिस्टम। 100% रिजर्व सिस्टम यानी क्या? तो देखो, अगर कोई कंट्री
अपने यहाँ पे करेंसी को इश्यू करते हैं, यानी कि मान लो 1000 करोड़ की करेंसी इश्यू की, तो सामने उतना का उतना क्या मेंटेन करना है, प्रीशियस मेटल रिजर्व, यानी कि गोल्ड को मेंटेन करना है। गोल्ड उतना होना चाहिए, मतलब 1000 करोड़ में छाप रहा हूं पैसा, तो 1000 करोड़ रुपए मेरे पास गोल्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं छाप नहीं सकता। इसको बोलते हैं 100% रिजर्व सिस्टम। एक बात बताऊं आपको मैं, ये फोर्स में नहीं है, मतलब कि इंप्लीमेंट नहीं है कोई भी कंट्री में, बिकॉज भाई 100% गोल्ड इतना सारा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, इस वजह से ये वाले सिस्टम अभी कोई कंट्री में नहीं है। हाँ, बात करें फिक्स प्रपोर्शन सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उसको रिजर्व रखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, तो काफी सारी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, जैसे कि हो गया ट्रेजरी बिल, फिर बात करें कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसी काफी सारी है, बॉन्ड्स हो जाते हैं गवर्नमेंट के, वो सब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, उसका फिक्स प्रपोर्शन मेंटेन करना है और उसके सामने क्या करना है, करेंसी नोट को इश्यू करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 1000 करोड़ रुपए की कोई करेंसी छाप रही है कोई कंट्री, ठीक है, तो उसके सामने मान लो 50% उसका रेशियो उन लोग ने फिक्स किया कि 500 करोड़ रुपए का तो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिजर्व रखना चाहिए। और ये वाली मेथड कौन सी कंट्री में यूज होती है, इंग्लैंड के अंदर। बोलो क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखा जाता था, यहाँ पे गोल्ड रखा जाता था, वो भी 100%, यहाँ पे उसका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है। फिर ये वाली सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, यहां पे प्रीशियस मेटल है, जैसे कि अपने लिख लेते हैं गोल्ड, ठीक है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो सकता है। यहां पे गोल्ड और सिल्वर को एक फिक्स परसेंटेज रखा जाता है जितनी नोट छापी जाती है। जैसे मान लो कि डॉलर छापे गए, 100 मिलियन डॉलर मान लो यूएसए ने छापे, तो उसके सामने पता है उसको एक फिक्स परसेंट का, मान लो कि उसने सोचा 10%, तो 10% का उसको क्या मेंटेन करना होगा, गोल्ड मेंटेन करना होगा, जितना कि वो लोग करेंसी छापते हैं। तो ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड है या प्रीशियस मेटल है, उनको एक फिक्स प्रपोर्शन में रखा जाता है एज अ रिजर्व की तरह। और एक और बात बता दूं कि ये किस कंट्री में यूज होता है, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये दो कंट्रीज में फिक्स प्रोपोर्शनेट सिस्टम को यूज किया जाता है। तो यहां पे मैंने टोटल 3 आपको प्रिंसिपल बताए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंडिया में कौन सा यूज होता है, तो इंडिया का बताऊं तो हमारे यहां पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब क्या है, तो हमारी कंट्री में एक था एक्ट, आरबीआई एक्ट 2000, मतलब कि आरबीआई एक तो आया था 1935 में, बट उसमें एक सेक्शन 22 था जिसमें ऐसा बताया था कि कंपलसरी हमारी कंट्री में गोल्ड को रिजर्व रखना जरूरी है और फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व रखना भी जरूरी है जब हम लोग करेंसी को इश्यू करते हैं तब। मतलब करेंसी इश्यू करते टाइम एक फिक्स मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है, यानी जब मैं रुपीस छापता हूं, मैं तो नहीं छापता, खैर आरबीआई छापती है, तो जब रुपीस का प्रिंटिंग किया जाता है तो उस टाइम पे वो लोग को कुछ फिक्स गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रखना पड़ता है। लॉ के हिसाब से आरबीआई ने मतलब बताया था कि आप जब आप इश्यू करते हो करेंसी तो उस टाइम पे रिजर्व मेंटेन करना है, कितना, 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व मेंटेन करना रहेगा, ठीक है। और उस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपीस क्या होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी होनी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया। तो ये वाली जो सिस्टम है वो इंडिया में चलती है कि इंडिया में एक फिक्स प्रपोर्शन में गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज को रख लिया जाता है। बोलो क्लियर हुआ। एक और बात आपको पता है, आरबीआई जो है वो 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपीस तक की नोट, मतलब पूरे नोट का काम जो है वो आरबीआई के पास है। तो जो सिक्के है या 1 रुपए की नोट है तो वो कौन छापता है, तो वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट छापती है, जबकि आरबीआई के पास सिर्फ हक है 2 रुपए का नोट और उसके 2000 तक का, मतलब 2 से 2000 तक की नोट आरबीआई छाप सकती है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे मैंने टोटल 4 तरह के सिस्टम समझाई फर्स्ट पॉइंट में, टू इश्यू लीगल मनी के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करें नंबर 2, फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। अच्छा, क्लियरिंग हाउस मतलब क्या होता है, तो वो समझाता हूं कि आरबीआई जो है वो एक्ट करता है क्लियरिंग हाउस की तरह। और यहाँ पे बहुत सारे बताए ना, बैंक के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और बहुत सारे इंटरनल एक्सचेंजेस होते हैं, मतलब हर बैंक दूसरी बैंक के साथ कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन करती है। खास करके बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में आपने देखा होगा अलग अलग बैंक के चेक एक दूसरे में डिपॉजिट होते हैं, कि भाई एसबीआई का चेक बीओबी में डिपॉजिट होता है या बीओबी का चेक आईसीआईसीआई में डिपॉजिट होता है, तो हर एक चेक एक दूसरे में डिपॉजिट होते हैं। तो क्या ये लोग रोज एक दूसरे को पैसा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आरबीआई क्लियरिंग हाउस का रोल परफॉर्म करती है।
हैं। पता है आपको, यहाँ पे जो हर बैंक होती है ना, उसका अकाउंट होता है आरबीआई के अंदर, यानी हर एक बैंक अपना अकाउंट खोल के बैठी है आरबीआई में, और हर एक बैंक अपने वीकली रिपोर्ट्स जो होते हैं वो सेंड करती है आरबीआई को। अब वीकली रिपोर्ट्स आरबीआई के पास आ गए कि किस बैंक ने कितना ट्रांजैक्शन किया, पूरा वो लोग हिसाब लगाते हैं और इंटरनल एडजस्टमेंट कर लेते हैं डीलिंग का, कि भाई किसको किससे लेना है ना, पूरा इंटरनली एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई तरह का पैसा ना इधर उधर करना नहीं पड़ता, अंदर अंदर ही एडजस्टमेंट हो जाता है। और इस सिस्टम की वजह से टाइम और एक्सपेंस दोनों बचता है सारी बैंकों का। तो यहाँ पे आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो है क्लियरिंग हाउस का। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, द बैंकर ऑफ ऑल बैंक। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि इंडिया के अंदर जितना भी मनी है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या लीगल मनी भी आ जाता है और बैंक मनी भी आ जाता है। लीगल मनी मतलब फिजिकल करेंसी, बैंक मनी मतलब उसमें लोन और ऑनलाइन करेंसी होती है, वो दोनों आ जाता है। अब जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है तो बैंक मनी का प्रपोर्शन बढ़ रहा है टोटल मनी के अंदर, मतलब कि बैंक मनी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बताया ना आपको, ऑनलाइन में पैसा बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो टास्क है आरबीआई की वो क्या है कि लोगों के अंदर ट्रस्ट बनाए रखना। ठीक है, आरबीआई का ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बैंक में पैसा क्या सोच के रखते हैं कि भाई आरबीआई बैठा है, कुछ भी होगा आरबीआई देख लेगा, तो वो ट्रस्ट बनाए रखना है आरबीआई को। और इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, खास करके वो एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मतलब होता है सारी बैंकों का जो बाप है वो है आरबीआई, जिसलिए इसको बोला जाता है बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। आपको पता है 1962 से एक मिनिमम रिजर्व आया, मतलब कि हर बैंक को मिनिमम 3%, उस टाइम में 3% आया था, 3% तो कंपलसरी अपने पास कैश रखना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये आप हो, ठीक है, आप मान लो बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करवाते हो। अब आरबीआई ने ऐसा बोला है कि हर बैंक को 4% कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, यानी कि कैश अपने पास मेंटेन करना है। तो आरबीआई क्या करेगी, उन बैंकों से 4% बोला है तो 1000 रुपए डिपॉजिट करवाए, 1000 का 4% होता है 40, तो 40 रुपए किसको दे देना है, कोई भी बैंक को, आरबीआई को। ठीक है, एज अ सीआरआर, और उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, 960 रुपए का। तो यहां पे जो 40 रुपए दे दिए उसको बोला जाता है सीआरआर, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और आपको पता है इंडिया के अंदर ये जो आरबीआई ने जो सीआरआर निकाला है, कैश रिजर्व रेशियो, वो 3% से 15% के बीच में है। और ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करती है कमर्शियल बैंक। मतलब अगर मान लो बैंक को लोन देनी है तो वो 960 में से दे सकते हैं, 40 रुपए तो उसको आरबीआई को कंपलसरी देना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया? इसलिए आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो है पॉइंट नंबर 4, बैंकर टू द गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसमें सेंट्रल बैंक, देखो अमेरिका के अंदर भी सेंट्रल बैंक है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी, हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक कैसे एक्ट करती है, गवर्नमेंट की बैंकर की तरह। मतलब ऐसा समझ लो कि गवर्नमेंट की ही बैंक हो, उसकी तरह एक्ट करती है। इंडिया के अंदर आरबीआई जो है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, मैं आप लोग से एक रिव्यू लेना चाहूंगा कि इस तरह से लिखता हूं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ऐसे बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हो। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस तरह से शॉर्ट में समझाता हूं ना तो आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाता होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन से फंक्शन है, तो सबसे पहला देके रखा है कि जो गवर्नमेंट है, अगर मान लो गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स है, यानी कि गवर्नमेंट के जितना भी पैसा है ना, वो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। और आपको पता है गवर्नमेंट को कोई भी तरह का बड़ा पेमेंट करना हो, जैसे आपको पता होगा राफेल, हमने जो है वो राफेल खरीदे कोई और कंट्री से, यानी शायद हमने ना फ्रांस से खरीदे है राफेल, तो उसका पेमेंट भी हमने क्या किया, आरबीआई के थ्रू किया। यानी कि गवर्नमेंट की बैंकर कौन है, आरबीआई है। बोलो क्लियर हुआ पहला पॉइंट। यूनिवर्सिटी की बीकॉम सेम3 की एग्जाम बहुत नजदीक है, और अगर उस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन कर लो, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो ये 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो करवाते ही है, साथ साथ में जो थियरी के वीडियोस है वो सबसे पहले हम लोग हमारी ऐप पे डालते हैं, बाद में जाके यूट्यूब पे आते हैं। तो अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लो और ये सारे वीडियोस आप लोग देख लो, और कुछ भी डाउट होता है तो आपको लाइव सेशन में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करवाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारी बैच में। दूसरा, जो गवर्नमेंट की लोन होती है वो भी कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी लोन जो लोगों को देनी है वो भी आरबीआई देखता है।
तीसरा पॉइंट, आपको पता है लैंड्स और लोन, आरबीआई जो है वो लोन और लैंड्स करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। किसको? गवर्नमेंट को। अब जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा हो, बहुत सी बार गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो होती है ना वो आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। अब ये जो लोन होती है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकती है, तो वो आरबीआई प्रोवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट बताओ तो आरबीआई ना सिक्योरिटीज को, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको बाय और सेल करती है गवर्नमेंट के बिहाफ में। फिफ्थ पॉइंट, आरबीआई गवर्नमेंट को हेल्प करती है एज अ एडवाइजर, यानी कि अगर कोई भी तरह की एडवाइस चाहिए गवर्नमेंट को तो वो लोग आरबीआई से लेते हैं। कैसी एडवाइस, कैसे मैटर्स में? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स में कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 5, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है आरबीआई जो है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो ना स्टेबल होना चाहिए, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, तो वो स्टेबल रखने के लिए आरबीआई बहुत मेहनत करती है। 1946 से इंडिया ना मेंबर बन चुका है आईएमएफ का, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। आजाद होने से पहले वो मेंबर बन चुका था आईएमएफ का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को क्या रखे, स्टेबल रखे बाकी सब कंट्रीज के साथ। मतलब कि पहले हमारा जो रेट चलता था वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, मतलब एक फिक्स भाव होता था, बट आज की डेट में फ्लोटिंग है, यानी कि हर रोज डॉलर रुपीस में बदलाव देखने को मिलता है, हर करेंसी में बदलाव देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लो कंट्री में कोई करेंसी का बदलाव हो रहा है, जैसे मान लो अभी चल रहा है $1 बराबर 82 रुपीस, अब मान लो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उस टाइम पे आरबीआई एक्टिव हो जाती है, ठीक है। वो कंट्रोल करती है, स्टेबल रखना चाहती है इस रुपीस को। अगर मान लो कभी भी कोई भी तरह का प्राइस में बदलाव देखने को मिलता है फॉरेन करेंसी का, तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, और हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। कंट्री की करेंसी की वैल्यू मतलब मैंने अभी जैसे बताया कि $1 बराबर मान लो 82 या 84 रुपीस है, ठीक है। तो ये जो रेट है ना उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और आपको पता है हमारी कंट्री ने पॉलिसी ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक्सेप्ट किया है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब कि वो बदलता रहता है, और ये बदलता किस बेसिस पे रहता है? डिमांड और सप्लाई, करेंसी की डिमांड सप्लाई कैसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है कंट्री में, उस बेसिस पे ये रुपीस और डॉलर क्या होता है, चेंज होता रहता है, और वो पूरा डिपेंड करता है फॉरेन के एक्सचेंज रेट पे। नेक्स्ट बात करें, आरबीआई का मैंने बताया कि कंट्री में स्टेबिलिटी लाने का काम है। इन केस स्टेबिलिटी नहीं आती, इनस्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबल नहीं है कंट्री में, करेंसी बहुत अप डाउन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब मान लो करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज को बेच देती है। खाली इतना याद रखो, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बेच देती है। इन केस फॉरेन करेंसी, या तो हम लोग कहेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस टाइम पे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर लेती है। तो इससे क्या होता है, वापस वो करेंसी, हमारी करेंसी स्टेबल हो जाती है जो प्राइस पे थी। जैसे मान लो आरबीआई चाहती है कि यही प्राइस पे हमको स्टेबिलिटी लानी है, तो उस टाइम पे अगर बढ़े या कम हो तो ये वाले स्टेप्स लिए जाते हैं, या तो फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? इसलिए इस पॉइंट को बोला गया है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करें, पॉइंट नंबर 6, एडवांसेस टू एग्रीकल्चर। एडवांसेस मतलब होता है लोन। क्या होता है? लोन देना। इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, उसने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, पूरा जिम्मा उठाया है कि वो एग्रीकल्चर के अंदर रिवॉल्यूशन ला देंगे। कैसे? कि उन लोग को लोन प्रोवाइड करके बहुत कम दाम में, ठीक है, क्योंकि सच बात बोलूं तो भाई फार्मर को बहुत कम दाम में लोन मिलना वो बहुत अच्छी बात है, उससे कंट्री का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई फार्मर्स को लोन देती है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब सीधा जाके दे दिया ऐसा नहीं होता। वो किसके थ्रू देती है? तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? फार्मर्स को लोन दिलवाते हैं। दूसरा पॉइंट, आरबीआई का काम है कि जो भी फार्मर्स जिनको लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए उनको सेटिस्फाई करना। उसके लिए आरबीआई ने लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाई है जो लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती है। तीसरा पॉइंट, आज के डेट में ना नाबार्ड आ चुका है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये बैंक आने से आरबीआई की जितनी भी ड्यूटीज थी, रूरल एडवांसेस यानी कि रूरल हम कहेंगे कि जो भी फार्मर्स हैं उनको लोन के रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज थी, अब वो सारी किसकी हो गई है? नाबार्ड की। यानी कि पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसों का, फाइनेंस का है, वो कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। और नाबार्ड आया था 1984 से, ये डेट भी याद रख लेना। बोलो क्लियर हो गया? तो आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जो भी फार्मर्स है उनको लोन देने में, एग्रीकल्चर में लोन देने में।
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, एडवांसेस टू इंडस्ट्रीज, यानी कि भाई हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप होना भी जरूरी है, एग्रीकल्चर भी जरूरी है। तो इंडस्ट्रीज के पीछे क्या ध्यान दिया, तो इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी हमारी कंट्री में, ठीक है, कि हर इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए थी। अब लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई तो करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया। कैसा इनिशिएटिव लिया कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सी सेटअप की, तो आईडीबीआई सेटअप किया, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई, आईडीबीआई का आपको फुल फॉर्म मैं बता दूं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आईसीआईसीआई सेटअप किया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर यूटीआई भी किया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सब आरबीआई के द्वारा सेटअप किए हुए बैंक है और इन सबका मेन पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देना। बोलो क्लियर हुआ। और आपको पता है आरबीआई ने इन सारे इंस्टीट्यूशन को सेटअप तो किया बल्कि उनको हेल्प भी की। किसमें हेल्प की, शेयर कैपिटल उनको दिया, यानी कि पैसों की जरूरत हो तो पैसे दिए, एक्सपर्ट ऑफिसर्स दिए, मैनेजमेंट टीम मेंबर्स दिए, जिससे वो बहुत अच्छे से वर्क कर सके। और आज की डेट में देख रहे हो ये सारी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और आपको एक और बात बता दूं कि आरबीआई ने ये सब डेवलप करने के बाद, ये सब बैंक और यूटीआई को डेवलप करने के बाद, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन की रिक्वायरमेंट थी ना, वो भी फिनिश हो गई। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी लॉन्ग टर्म के लिए, बट अब ये लोग शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो 7वां पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट आ गया, आखिरी में अब पहुंचे गए हम लोग 8 पॉइंट पे, और वो है क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे सर क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या, तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब होता है पूरी कंट्री में जितना भी लोन सप्लाई होता है, यानी कि जो लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, उस पर पूरा नियंत्रण आरबीआई का है, ठीक है। कितना रेट होगा, किस पर्पस के लिए, क्या, सब पूरा कंट्रोल है आरबीआई का, कि मार्केट में पैसों का सप्लाई कितना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में यही दिया है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्रेडिट कंट्रोलर के फॉर्म में। आरबीआई ना ये रोल परफॉर्म करती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, ठीक है। शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। और आरबीआई के पास काफी सारे पावर्स और अथॉरिटी है कि इंडिया का जो मनी मार्केट है उसको वो कंट्रोल कर सके, मार्केट में पैसे के सप्लाई को कंट्रोल कर सके। आरबीआई कंट्री में एक ही चीज चाहती है कि कंट्री में स्टेबिलिटी आए। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख लिया है, इंस्टेबिलिटी लिख लिया है, बल्कि यहाँ पे आएगा स्टेबिलिटी, कि कंट्री में स्टेबिलिटी आए उसके ऊपर ध्यान देती है आरबीआई। और साथ साथ में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो जो टोटल मनी सप्लाई है, ठीक है, वो पूरा लीगल मनी और बैंकिंग मनी दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये सब चीजें तो अभी हमने आगे पढ़ी। और आखिरी पॉइंट, लीगल मनी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल है आरबीआई के थ्रू। सीधी सी बात है कि भाई पैसों है, नोट है, फिजिकल करेंसी है, वो कौन इश्यू करता है, डायरेक्टली आरबीआई करता है। जबकि जो बैंक मनी है, बैंक मनी मतलब होता है हम लोग को जो लोन चाहिए या जो भी चाहिए वो सब आरबीआई नहीं इश्यू करता, वो हम सब बैंक के थ्रू लेते हैं, इसलिए उसमें उसका इनडायरेक्टली कंट्रोल है। यानी कि लीगल मनी में डायरेक्ट कंट्रोल और बैंकिंग मनी में उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो इस तरह से आरबीआई हमारी पूरी कंट्री का जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्रेडिट कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब ना मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी जाके सिखा सकते हो। और उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम में अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।